बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 मार्च पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 98। आज की अहम खबरों में एक तो सबसे पहले आपको जंग से रिलेटेड अपडेट देनी है, क्योंकि जो पिछली रात मतलब जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात गुजरी है वो ईरान पर, खुसूसन तेहरान पर क़यामत खेज़ गुजरी है। बहुत ही ज़्यादा बम्बार्डमेंट हुई है और स्पेशली जो तेहरान का एयरपोर्ट है उस पर और जो आज़ादी चौक है उस पर, मतलब अब सिविलियन ठिकानों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर शदीद बमबारी हो रही है। उसके साथ ही साथ ईरान ने भी खूब जवाब दिए हैं और अब मिडल ईस्ट से नज़र आ रहा है, वो कतर हो, वो कुवैत हो, वो यूएई हो, वो दूसरे ममालिक हो, वहाँ से ये नज़र आ रहा है कि उनके पास जो इंटरसेप्टर्स थे, जो मिज़ाइल आगे से ईरानी ड्रोन्स और मिज़ाइलों को इंटरसेप्ट करते हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। तेल पैदा करने वाले जो मुल्क हैं उन्होंने तेल की प्रोडक्शन रोक दी है, क्योंकि आगे उनके पास ज़ख़ीरा करने के लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि जहाज़ उसको लेके दूसरे मुल्कों तक नहीं पहुंच पा रहे। सारे का सारा तेल जो वो पैदा कर रहे हैं वो वहीं ज़ख़ीरा हो रहा है, तो स्टोरेज की कैपेसिटी ख़त्म हो गई, इसलिए तेल की प्रोडक्शन कम हो गई है, जिससे बल्कि रोक दी गई है, जिससे कीमतें ऊपर जा रही हैं। इसके अलावा सदर ट्रंप ने नया शोशा अब इन हाउस छोड़ा है, शायद बूट्स ऑन ग्राउंड, कि शायद वो अफवाज को ईरान में उतार दें, ज़मीन पर बूट्स ऑन ग्राउंड उतार दें। ये सब कुछ क्या है? फिर यूके जो है वो भी अब शामिल होता हुआ इस जंग में नज़र आ रहा है। जो मिडिल ईस्ट के प्लेयर्स हैं वो तो निकलना चाहते हैं, लेकिन यूके शामिल हो रहा है। फिर रशिया के ऊपर हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इल्ज़ामात लगा दिए हैं अब अमेरिका ने कि वो इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, इस जंग में ईरान को मालूमात दे रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो लोगों के ऊपर पेट्रोल बम जो है, मिसाइल उधर चल रहे हैं लेकिन इन्होंने बड़ा मिसाइल इधर लोगों को मार दिया है, और पेट्रोल जो हमारा अंदाज़ा था बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आपके सामने रखा था पिछले व्लॉग में, 55 रुपए के करीब पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया है, लोगों के ऊपर बम मार दिया गया है। पेट्रोल फिर भी लोगों को नहीं मिल रहा, और अब जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके ऊपर लड़ाई हो रही है और लोग कत्ल हो रहे हैं। वो भी आपको सारा वाकया सुनाएंगे क्या कुछ हो रहा है। फिर बाजी मरियम का बाजू टूट गया है, कैसे टूटा है वो बहुत ही एक हैरानकुन सूरत हाल है, वो आपके सामने रखेंगे। बाजू तो नहीं टूटा, असल में तो कुछ और हुआ है, लेकिन वो सारी तफसील रखेंगे। फिर मोहसिन नकवी साहब की टांग पर चोट लग गई है, एक ही टाइम में ये हुआ है, एक का बाजू एक की टांग, ये सारे क्या मामलात हैं इसके ऊपर भी आपके सामने तफसील रखेंगे। और भी कुछ मामलात हैं जो पाकिस्तान से आपके सामने रखेंगे और मिडल ईस्ट से। तो सबसे पहले आपको जंग की सूरत हाल बताते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक बड़ी स्टेटमेंट इंडोनेशिया ने अब मेक की है। आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मुसलमान आबादी या सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से जो मुसलमानों की आबादी है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के जो सदर हैं आपको पता है वो भी बूट पॉलिश हैं। आपने याद होगा, सुना होगा, जब वो सदर ट्रंप को तकरीबन बैक कर रहे थे, उनके सामने मिन्नतें कर रहे थे कि मुझे अपनी बेटी से, दामाद से या किसी से मिलवा दीजिए, मेरी हुकूमत को ख़तरा है, मुझे आपकी मदद दरकार है। आपको याद होगा बोर्ड ऑफ पीस की ये आखिरी जो मीटिंग थी, इससे पहले जब इनिशियली बोर्ड ऑफ पीस पर सबको बुलाया गया था उनका कॉन्सेंट लेने के लिए, वहाँ पर माइक्रोफोन ऑन रह गया था, जिससे जो आओ बका थी, जो मिन्नत समाजत थी, जो बूट पॉलिश थी, वो सारी की सारी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की लोगों ने सुन ली थी। उसके बावजूद, इतने वीक प्रेसिडेंट के बावजूद, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो बिल्कुल पांव में गिरा हुआ था, उसके बावजूद इंडोनेशिया है, उन्होंने अब स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो बोर्ड ऑफ पीस से अलग हो रहे हैं। वो अपनी जो उन्होंने कॉन्सेंट दिया था, जो शमूलियत थी, उसको सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि ईरान पर जो हमला हुआ है इससे पूरे खित्ते में जंग भड़क उठी है और अब वो समझते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस पर उनका रहना जो है वो दुरुस्त नहीं है। उनका कॉन्शियस कह लें, ज़मीर कह लें, उनकी आवाम का प्रेशर कह लें, जो भी आपने कहना है, लेकिन इंडोनेशिया की वो लूली लंगड़ी कह लें, उस एतबार से मैं कह रहा हूँ, जब जिस तरह की वो बातचीत कर रहे थे, उस गवर्नमेंट ने भी, उस सदर ने भी अब अपने फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू ये स्टेटमेंट दी है कि हम मजीद बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर नहीं रह सकते। लेकिन हम क्योंकि ठंडे मुतमईन हैं, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ठंडे बगैरत हैं, इसलिए हम बिल्कुल मुकम्मल अपने इत्मीनान के साथ बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी मौजूद हैं। और सदर ट्रंप को जो हमने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है हमारे अर्दली ने, वो भी हम उसके ऊपर बिल्कुल आप ये कहिए कि उन्होंने उन पाँव के ऊपर हम जमे हुए हैं, ज़रा सी पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहे। मीन पूरा मिडिल ईस्ट भी अपनी पोजीशन अब चेंज कर रहा है, नज़र आ रहा है, आगे चल के आपको बताते हैं, लेकिन हम नहीं हिल रहे। हम कहते हैं जो हमने कह दिया, एक ही ज़ुबान है हमारी, जो कह दिया वो कह दिया। हम नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सदर ट्रंप को नॉमिनेट कर चुके हैं, हालांकि उन्होंने कम से कम 7 मुल्कों पर अभी तक हमले कर दिए हैं जब से उनकी ये सेकेंड प्रेजिडेंसी जो है वो शुरू हुई है। तो इंडोनेशिया एक मेजर उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड लिया है। देखते हैं उसके आगे आगे कौन से और मुल्क हैं। पिछले व्लॉग में ऑलरेडी हम फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आपके सामने रख चुके हैं, जो कह रहे हैं कि 3 बड़े प्लेयर्स, और वो जाहिर है 3 प्लेयर्स, सऊदी अरब, नाम तो उन्होंने नहीं लिखे, लेकिन तासर यही है कि सऊदी अरब, यूएई और कतर,
इन तीनों प्लेयर्स ने दोबारा रीअसेस करने की, रीएवैल्यूएट करने की अब बातचीत शुरू की है कि जो पैसा बोर्ड ऑफ पीस में और अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी थी वो शायद हम ना कर सकें, क्योंकि अब ये तमाम मुल्क अपनी पोजीशंस जो हैं उसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। अब जरा आगे चलते हैं। ये तो हो गया। फिर हमने आपको ये भी बता दिया था कि अमेरिका जो है वो बाकायदा अब रशिया पे इल्ज़ाम दे रहा है कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो ईरान को जगह बता रहे हैं अपनी फ़ौज की, जो अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी है और उनकी मूवमेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पिछले 24 से 48 घंटे में जो ईरान ने स्ट्राइक्स की हैं वो बहुत ही प्रिसीजन के साथ की हैं, वो बिल्कुल पहुंची हैं और यूएस बेसिस के ऊपर पहुंची हैं। ये हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें आवाज़ हमने नहीं सुनवाई आपको क्योंकि बहुत ही हौलनाक किस्म की आवाज़ें इसमें। ये कतर के ऊपर, कतर में जो यूएस की बेस है, और लग यही रहा है, तासर यही है कि वहाँ पर जो अमरीकी फ़ौजी हैं उनकी बनाई हुई वीडियो है, या वहाँ पर जो भी कोई शख्स उस बेस के ऊपर मौजूद था उसने ये वीडियो बनाई है। और ये आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी अमरीकी बेस कतर के अंदर है, इस पूरे रीजन में जो सबसे बड़ी बेस है, उसको किस तरीके से बिल्कुल दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त का मतलब ये है कि बिल्कुल एक्यूरेट और सही जगह पर प्रिसीजन के साथ ईरानी जो मिसाइल हैं या ड्रोन्स हैं वो हिट कर रहे हैं। यही मामला दूसरी जगहों पर भी हमने देखा है, वो होटल्स हों या दूसरे मामला हों मिडल ईस्ट में। अब जो शायद मिसाइल और ड्रोन्स तो कम आ रहे हैं ईरान से पहले दिन की निस्बत, लेकिन जो आ रहे हैं उनको रोकना अब तकरीबन कम हो गया इनकी तरफ से मुमकिन, और उनमें से अक्सर अब अपने निशानों को स्ट्राइक कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो ड्रोन कम भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रस्ते में तबाह अब कम होने हैं, और क्योंकि वो अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। यही कुछ जो तेल अवीव है वहाँ पर भी देखने में मिला है। वहाँ से भी जो फुटेज सामने आ रही है वो भी दिखा रही है कि बहुत ही ठीक निशाने अब लग रहे हैं, और जो ईरानी ड्रोन हैं वो नीचे तक पहुँच रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। आगे चल के आपको ये भी बताते हैं कि ये तमाम मुल्क, हमने पहले आपको मिडिल ईस्ट के बारे में बताया था, लेकिन अब जो एक आई विटनेस है उनका इंटरव्यू आपको सुनवाएंगे, जो कहते हैं कि जो इसराइल है उससे और मिडिल ईस्ट वगैरह से आपको जो सही तस्वीर और सही पिक्चर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उन मुल्कों ने पाबंदी लगाई हुई है कि कवरेज मुनासिब ना हो कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है। लेकिन अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ 4-5 घंटे पहले बीबीसी ने एक, उन्होंने पूरा पैकेज रन किया है, जो उन्होंने जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात के बारे में रिपोर्टिंग की है, और यह दिखाया है कि तेहरान में किस कदर कोहराम मचा है या बर्पा किया गया है इसराइली और अमरीकी अफवाज की बमबारी से। जो तेहरान का एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी ज़ाहिर सिविलियन वहाँ पर जहाज़ खड़े हुए हैं, उनको तबाह किया है, खड़े हुए जहाज़ों को, एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। फिर तेहरान का जो आज़ादी स्क्वायर है, जहाँ पर ईरानी तकरीबन हर रात इकट्ठे होते हैं और नारे लगाते हैं ईरान के हक में, और कहते हैं कि हमने सरेंडर नहीं करना, हमने रिवेंज लेना है, बदला लेना है। आपको हम वहाँ से कई दफ़ा फुटेज दिखा चुके हैं। जो आज़ादी स्क्वायर है तेहरान का, उसके ऊपर भी हमले किए गए हैं, हालांकि वहाँ पर तो कोई मिलिट्री वहाँ पर कोई टारगेट नहीं है, सिविलियन है। लगता है कि उसकी बहुत तकलीफ है जिस तरीके से आवाम वहाँ इकट्ठी होती है, तो उनको भी शहीद करने के लिए, डराने के लिए उस स्क्वायर के ऊपर भी। इसके साथ साथ और भी बेशुमार जगहों पर ईरान के अंदर जो हैं वो बदतरीन हमले किए गए हैं, और तेहरान पूरी रात लरजता रहा है। बीबीसी कम अज़ कम ये कह रहा है कि अभी तक जो हमले हुए हैं, जो पहले दिन हमले हुए थे उसके बाद ये जो पिछली रात में हमले हुए हैं, ये बदतरीन हमले हुए हैं, सख्त तरीन हमले हुए हैं, और शायद 24 घंटों के अंदर अंदर 600 से ज़्यादा बम फेंके गए हैं, और जाहिर है उनमें से ज़्यादातर जो है वो तेहरान के ऊपर ही फेंके गए हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये एक तरफ तो ये चल रही है, और ये तेहरान के अंदर चल रही है जो हमने आपको बताया है। ये ज़रा हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा इस फुटेज को। ये फुटेज है सऊदी अरब से, और ये क्लेम ये किया जा रहा है इस फुटेज के अंदर कि ये जो सऊदी अरब के अंदर अमरीकी बेस है जिसका नाम प्रिंस सुल्तान एयर बेस है, ये उसके ऊपर अटैक हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कितनी एक्यूरेसी के साथ ईरान का या ये मिसाइल है या ड्रोन है जो भी है इसने हिट किया है, और ये बेस के अंदर से किसी ने वीडियो बनाई है जो बाद में मीडिया पर सरफेस हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब ईरान के जो ड्रोन्स हैं या उनके मिसाइल हैं वो किस कदर दूर तक पहुंच रहे हैं, और कितनी एक्यूरेसी के साथ, जो शुरू में वो पहुंच नहीं पाते थे क्योंकि उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा था। दूसरी तरफ जब हम अमरीकी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी बात सुनते हैं तो वहाँ से ये पता चलता है कि जो अमरीका के इंटरसेप्टर्स हैं या ज़्यादा तबाही मचाने वाले उनके जो मिसाइल हैं वो बहुत ही कम तादाद में अमरीकी कंपनीज बना पाती हैं। मैं तो सुन के हैरान रह गया कि चंद दर्जन या एक दर्जन या चंद दर्जन जो मिसाइल हैं वो हर महीने बना सकती हैं अमरीकी कंपनीज जो हैं, ऐसे नहीं कि सैकड़ों के अंदर वो उनको प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन अब ज़रा कंपेयर करें, जो मिसाइल प्रोडक्शन की कैपेसिटी ईरान की है वो हर महीने 100 से ज़्यादा है, और अमरीकी जो तगड़े मिसाइल बनाने की कैपेसिटी है जो 2-3-4 कंपनीज उनकी बनाती हैं वो शायद 12 से भी कम है हर महीने। तो अभी तक ईरान, जो अमेरिका ने वो जो ख़तरनाक तरीन अपने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, वो कहा जा रहा है कि 5 साल की, जी हाँ
5 साल की जो अमेरिका के अंदर ज़ख़ीरा था, इन्वेंट्री थी, वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। और अब अमेरिका को मज़ीद अगर मिसाइल चाहिए तो बहुत तेज़ी के साथ उनकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से करके भी आने वाले दिनों के लिए तो शायद वो उसकी प्रोडक्शन थोड़ी बहुत ज़्यादा कर लें, लेकिन अगले चंद महीनों में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी तेज़ी से उनका जो प्रोडक्शन का साइकिल है उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जब हम अमेरिकी डिफेंस एनालिस्ट जितने भी हैं मोतबर, उनकी बात सुनते तो ये पता चलता है कि अमेरिका के जो खतरनाक तरीन मिसाइल है वो तेज़ी से कम हो रहे हैं और ईरान सस्टेन कर रहा है, क्योंकि वो 100 के करीब मिसाइल जो हैं वो हर महीने बना सकते हैं, ड्रोन्स इसके अलावा हैं। यही शायद वजह है कि अब मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं, वो यूएई हो, वो सऊदी अरब हो या कतर हो या कुवैत हो, वो अब खुल के बात कर रहे हैं कि तेल की कीमत 150 बैरल फी डॉलर तक चली जाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलानात किए हैं, जैसे कतर की और कुवैत की जो एनर्जी की मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि अब हमने आगे अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है। उसकी वजह कि तेल के कुएं से जब तेल निकलता है तो उसके साथ ही उसका ज़ख़ीरा होता है जिसमें डालते हैं, फिर वहाँ से निकाल के रिफाइनरी तक लेके जाया जाता है। और अगर क्रूड ही बेचना है तो उसके भी ज़ाहिर है उसको भी स्टोर करने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए, वो अब फिल हो गई है। तो पीछे से कुओं से तेल की प्रोडक्शन जो है वो रोकनी पड़नी है, क्योंकि आगे तो तेल की तरसील हो नहीं रही। आप सबको पता है स्ट्रेट जो आपनाए हरमज़ है वो बंद है, वहाँ से किसी भी बहरी जहाज़ को ईरान नहीं गुजरने दे रहा। इस वजह से अब जब यहाँ से तेल की प्रोडक्शन कम होगी, दुनिया का 20-25% तेल तो यहीं से गुजरता है, जब वो बंद होगा तो अभी इस वक्त तकरीबन 80-85 डॉलर फी बैरल है। उस वक्त आप सोचिए फिर पेट्रोल कहाँ पर जाएगा या डीजल कहाँ पर जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहाँ जाएंगी। अब कतर भी और कुवैत भी दोनों कह रहे हैं कि ये 150 डॉलर तक चला जाएगा फी बैरल और दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सदर ट्रंप है वो मानकर राजी नहीं है। एनबीसी ने रिपोर्ट किया है कि सदर ट्रंप ने अपने करीबी लोगों से बातचीत में ये कहा है कि वो सोच रहे हैं कि शायद ईरान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड का ऑप्शन उन्हें सोचना पड़े, मतलब कि अमेरिकी फ़ौज को ईरान के अंदर उतारना पड़े। अब जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ये कह तो रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं जैसे उन्होंने कहा था कि मैंने ग्रीनलैंड लेना है, ऐसे ही कह रहे हैं जैसे उन्होंने और बहुत सारे ऐलानात पिछले दिनों स्पेन के बारे में कर दिए और बहुत सारे मुल्कों के बारे में वो करते रहते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका के पास ना ही उतना नंबर है फ़ौज का कि वो ईरान के अंदर उतार सकें, और ना ही ईरान के आगे से ऐसे हालात हैं या पूरी इस जंग के जो अवामल हैं उसमें अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर सकता, करेगा तो बहुत ही बुरा हशर होगा। तो इस तरह से एक ये करवट ले रहा है पूरे का पूरा सिलसिला। आप ये कहिए कि बूट्स ऑन ग्राउंड, और सदर ट्रंप कह रहे हैं कि कंप्लीट सरेंडर से पहले मैं नहीं रुकूंगा। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, वो कहते हैं कि और मारना है अभी ईरान को, हमने नहीं रुकना। लेकिन उधर से ईरान ने ये कहा है कि हमसे बहुत सारे अब जो संजीदा ममालिक हैं उन्होंने बातचीत करने के लिए रब्ता किया है कि इस मामले को ठंडा किया जाए। तो हम ये कहते हैं कि हम पर जिसने जंग मुसल्लत की पहले उससे पूछें कि उसने ये जंग मुसल्लत क्यों की। मतलब ईरान ये कह रहा है कि उनसे अब रब्ता किया जा रहा है कि आप किसी तरीके से बातचीत कर लें, क्योंकि जो रिजीम चेंज करने की सोच थी सदर ट्रंप की वो तो उल्टी पड़ गई है।